दोस्तों, जब से ही ये बात क्लियर हुई है कि गाज़ा पट्टी के अंदर ज़मीनी लड़ाई में इज़राइल पिछड़ता जा रहा है और कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहा है, तो अब वो दूसरे तरीके ढूँढने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इन लोगों से निपटा जा सके। और इन्हीं बहुत सारे तरीकों में से उसका एक जो तरीका है, वो है दरअसल हमास के बड़े-बड़े लीडर्स को धमकाना। पिछले कुछ दिनों से आपने भी नोटिस किया होगा कि लगातार इस तरह का नैरेटिव पूरी दुनिया में फैलाया जा रहा है और न्यूज़ वगैरह के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से इज़राइल अपने लोगों में भी बार-बार ये चीज़ फैला रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग बहुत जल्द ही हमास के हर-हर लीडर से बदला लेंगे, उसके हर-हर लीडर को ख़त्म करेंगे। पूरा मिशन लॉन्च करेंगे जैसे हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। अब वो मिशन क्यों कह रहा है? उसका कहने का मतलब ये है कि जो हमास के लीडर गाज़ा पट्टी में हैं, उनको तो ख़त्म करेंगे ही, क्योंकि हम वहाँ पर कब्ज़ा करने के लिए गए हैं और हमास को मिटाने के लिए गए हैं। मगर हम गाज़ा पट्टी के अलावा भी जो हमास के लीडर दुनिया के अलग-अलग इलाकों में मौजूद हैं, अब वो चाहे वेस्ट बैंक में मौजूद हों, लेबनान में मौजूद हों, दुनिया के किसी और देश में मौजूद हों, हम उनको ढूँढ कर, हमारी जो खुफिया एजेंसी है मतलब कि मोसाद, वो उनको ढूँढेगी और उनकी टारगेट किलिंग करेगी। अब जैसे ही इज़राइल की तरफ से ये सारे बयान आना शुरू हुए, वैसे ही टर्की की तरफ से अब इज़राइल को धमकी दी गई है। टर्की ने धमकी दी है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मगर अब सवाल ये है कि आखिर टर्की ने इज़राइल को इस मैटर पर धमकी क्यों दी? तो दोस्तों, उसकी वजह ये है कि हमास के लीडर जो गाज़ा पट्टी के अलावा दुनिया के बाकी इलाकों में रहते हैं, तो जहाँ भी रहते हैं वो सिर्फ़ 2-3 ही देश हैं और उनमें भी सबसे ऊपर नाम आता है कतर का। कतर पर सबसे ज़्यादा और बड़े लीडर रहते हैं हमास के, और उसके अलावा दूसरे नंबर पर नाम आता है टर्की का। टर्की एक ऐसा देश है जो हमेशा से ही हमास को सपोर्ट करता आया है, बावजूद इसके कि वो नेटो का मेंबर है। यूरोपियन देशों के, वेस्टर्न देशों के और बाकी अमेरिका के बाकी जितने दोस्त हैं, सारे देशों के दबाव के बावजूद भी टर्की ने हमास के साथ अपने रिश्ते कभी भी नहीं तोड़े, बल्कि ये रिश्ते और ज़्यादा मज़बूत से मज़बूत होते रहे। ये रिश्ते इतने ज़्यादा मज़बूत हैं कि जब अभी ये जो जंग शुरू हुई है इज़राइल-फ़िलिस्तीन में इस बार वाली, इस बार में पहले दिन से ही टर्की ने इज़राइल के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिए। बल्कि टर्की मुस्लिम देशों में से, जो मुस्लिम देश हैं उनमें से गिना-चुना एक ऐसा देश था जिसने सबसे पहले खुलकर हमास को सपोर्ट किया और यहाँ तक कह डाला कि जो हमास है, जिसको लेकर बार-बार इज़राइल और अमेरिका या इन सारे देशों, इन दोनों लोगों की तरह जो बाकी जो सारे स्टेट हैं, उनका जो मीडिया दावा कर रहा है कि हमास आतंकवादी आतंकवादी, वो कोई आतंकवादी नहीं है, बल्कि वो फ्रीडम फाइटर है और अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। और उल्टा उसने ये भी कहा कि आतंकवादी तो बेंजामिन नेतन्याहू है। उसने कहा कि ये तो वॉर क्राइम किया इसने, तो ये तो वॉर क्रिमिनल है और हम इसको कोर्ट लेकर जाएँगे और इसको सज़ा दिलाएँगे। और ये बात टर्की लगातार कहता आ रहा है। टर्की और इज़राइल के बीच ये ज़बानी जंग इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि अब धीरे-धीरे ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद टर्की और इज़राइल के रिश्ते इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे जितने इतिहास में पहले कभी नहीं हुए थे। जहाँ एक तरफ टर्की ने बड़े-बड़े सख्त अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल किया इज़राइल के खिलाफ, जो किसी दूसरे मुस्लिम देश ने नहीं किया, तो वहीं इज़राइल ने भी ये कहा कि ये जो अर्दोग़ान है, ये दरअसल एक आस्तीन के साँप की तरह है। फ़िलहाल यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि ये सब कुछ अब हो रहा है, वरना ऐतिहासिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो टर्की एक ऐसा देश था किसी दौर में कि जिसने मुस्लिम देशों में सबसे पहले इज़राइल को कबूल किया था एक देश के तौर पर। इसके अलावा इसके रिश्ते आम तौर पर अच्छे ही रहे हैं। ट्रेड वगैरह तो आज भी इनका बखूबी चलता है, जिसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया भी जा रहा है मुस्लिम देशों की तरफ से, आम पब्लिक की तरफ से। हालाँकि यहाँ पर ये बता देना भी ज़रूरी है कि जिस टर्की ने ये सब कुछ किया था, इज़राइल के साथ अच्छे रिश्ते रखे थे, या ये कहिए कि उसको कबूल किया था, वो दूसरा टर्की हुआ करता था। आज का टर्की काफ़ी बदल चुका है, लेकिन फिर भी ये अर्दोग़ान का दोगलापन कहिए या जो भी कहिए, कि वो इतनी बयानबाज़ी तो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उससे रिश्ते नहीं तोड़ रहे हैं। इवन जो तेल वगैरह इज़राइल पहुँच रहा है, उसमें भी टर्की का एक बड़ा रोल है, जबकि हम जानते हैं कि तेल के बगैर इज़राइल क्या कर सकता है? सारी जंगें, सारी मशीनरी सिस्टम, सब कुछ तो तेल से ही होता है। फिलहाल दोस्तों, मुद्दे की बात ये है कि अब टर्की की तरफ से इज़राइल को खुली धमकी दी गई है और कहा गया है कि अगर तुमने फ्यूचर में कभी भी ये बेवकूफ़ी की, कभी भी इस तरह की कोशिश की कि हम हमास के उन लड़ाकों को, उन मेंबर्स को या उन लीडर्स को कत्ल करेंगे कि जो टर्की की सीमाओं के अंदर मौजूद हैं, तो तुम भूल जाना और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, बदला लेंगे ही लेंगे हर हाल में। तो इसीलिए ऐसी बेवकूफ़ी कभी ना करना। हालाँकि दोस्तों, यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात ये है कि ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब टर्की देश हमास से जुड़े हुए लोगों को बचा रहा है, बल्कि इससे पहले भी कई बार टर्की ने हमास के लोगों को, जो मोसाद है, खुफिया एजेंसी इज़राइल की, उससे कई बार बचाया है। इवन कुछ दिन पहले मैंने अपने मेन चैनल आरएच नेटवर्क पर भी एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक बहुत बड़ा हैकर जो था फ़िलिस्तीन का,
जिसका नाम उमर है और जिसने इवन आयरन डोम तक को हैक किया था और इज़राइल को काफ़ी परेशान किया था, वो भी टर्की के ही अंदर जाकर रुका था। और खुफिया एजेंसी जो है मोसाद इज़राइल की, उसको बड़ी शिद्दत के साथ उसकी तलाश थी। उसने बहुत कोशिशें की मगर हर बार टर्की की जो खुफिया एजेंसी है उसने उस बंदे को बचा लिया। इवन वो बंदा जब मलेशिया पहुँचा, तो मोसाद उसके पीछे मलेशिया पहुँच गई कि चलो टर्की में हम उसे नहीं पकड़ पाए, मलेशिया में पकड़ पकड़ ले रहे हैं। मलेशिया में मोसाद उसको पकड़ने में कामयाब भी हो गई, मगर जो टर्की की खुफिया एजेंसी थी, वो मलेशिया भी पहुँच गई और उसने मलेशिया में जाकर भी उस बंदे को बचा लिया और फ़ौरन टर्की वापस लेकर आई। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि भले ही टर्की जंग में ना कूद रहा हो, लेकिन हमास को लेकर उसकी बयानबाज़ी या फिर जो हमास से जुड़े हुए उसके लोग हैं टर्की में, वो उनको लेकर हमेशा से ही बड़ा सख्त रहा है और उनकी हिफाज़त करने को लेकर पाबंद रहा है। फ़िलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही एक और नई वीडियो के साथ।